Hello dear student, my name is Anil Mugre and today in this video I will teach you class 10 physics chapter 12 electricity। और यहाँ पर एक टॉपिक मैं बताऊंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टॉपिक को, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टर्स का होता है उसके बारे में हम देखेंगे कि वो होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो एक्टिविटी 12.6 ये NCERT बुक का है, तो उससे मैं लेकर आपको समझाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम कैसे बना हुआ है, इसमें 3 रजिस्टर्स हम लेते हैं। ठीक है, ये डायग्राम मैं आपको बना के बताता हूँ। यहाँ पर ये फर्स्ट वाला रजिस्टर हो गया, ठीक, इसको R1 नाम दे देते हैं। और ये सेकंड वाला रजिस्टर हो गया, इसको हम R2 नाम दे देते हैं। और उसके बाद थर्ड वाला ये रजिस्टर हो गया, इसको हम R3 नाम दे देते हैं। ठीक है, ये 3 रजिस्टर हो गए। अब देखिए इसका कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। ठीक, यहाँ पर ये रजिस्टर जो है ये मान लीजिए LM है, ठीक है, LM, और ये PQ है, ठीक है, PQ, और तीसरा जो है S और ये T है। ठीक है, 3 रजिस्टर हैं। अब देखिए इसको हमको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं इस पॉइंट से। ठीक है, कनेक्टिंग वायर से ज्वाइन कर देते हैं। उसके बाद ये रजिस्टर्स को भी हम ज्वाइन करते हैं कनेक्टिंग वायर से। ठीक है, इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिए कनेक्टिंग वायर से। क्लियर है? अब देखिए 3 रजिस्टर को ज्वाइन हमने कैसे किया है। सीरीज में हम क्या करते हैं, वन एंड जो होता है एक रजिस्टर का वो दूसरे रजिस्टर के या तीसरे रजिस्टर के वन एंड से ज्वाइन होता है, और सेकेंड एंड जो होता है फर्स्ट रजिस्टर का वो दूसरे या तीसरे रजिस्टर के सेकेंड एंड से ज्वाइन होता है। ठीक है, द रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इफ वन एंड ऑफ अ रजिस्टर is connected to the other one end of other register। वन एंड वन रजिस्टर का दूसरे रजिस्टर के वन एंड से ही ज्वाइन होता है, एंड सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट रजिस्टर is connected to the second end of the other register such that, इस तरीके से कनेक्टेड है कि उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर अगर हम लेंगे तो वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। देखिए कैसे होगा मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर मैं डायग्राम को और थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, बनाता हूँ आगे। यहाँ पर हम एक बैटरी लेंगे। ठीक है, ये बैटरी हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और यहाँ पर बैटरी जब हम बनाते हैं तो देखिए वो कैसा रहता है। ठीक है, ये बैटरी है। ठीक, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये हो गया आपका बैटरी। उसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे प्लग की। ठीक है, उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे अमीटर। तो अमीटर का काम क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम अमीटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये मैंने अमीटर बना दिया, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए बैटरी का पॉजिटिव से अमीटर और वोल्ट मीटर का पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव से नेगेटिव होगा। ये अमीटर का नेगेटिव है, यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव है। और उसके बाद में ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया है वायर से। ठीक है, अब यहाँ पर बैटरी का जो पॉजिटिव है ये है। ठीक है, तो ये अमीटर का क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। उसी तरीके से यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे, वोल्ट मीटर को लगा देंगे यहाँ। ठीक है, वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर को हमने ज्वाइन कर दिया। वोल्ट मीटर का पॉजिटिव इधर होगा, नेगेटिव इधर। क्लियर है? तो ये हमने क्या कर दिया, डायग्राम बना दिया। यहाँ पर X एंड है, ये Y एंड है। ठीक है, X एंड से आपने कनेक्ट किया है तीनों रजिस्टर को, और Y एंड से तीनों रजिस्टर का सेकेंड एंड को आपने कनेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही आपने प्लग की लगाया, तो प्लग की लगाने के बाद में करंट फ्लो होने लगेगा।
पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर बैटरी के, तो करंट फ्लो होने लगेगा। और ये जो करंट फ्लो होगा, ठीक है, मान लीजिए हमने अमीटर से इसका रीडिंग नोट किया, तो ये करंट आया हमारे पास में आई एम्पियर का करंट आया, ठीक है, आई एम्पियर का ये करंट आया। तो अब यहाँ पर देखिए उस समय में ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एंड और ये एंड जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन का जो वोल्टेज है, मतलब उस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस कॉम्बिनेशन का वो क्या है, V वोल्ट है। और वो उतना ही होगा जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लेते हैं ये 6 वोल्ट है या 7 वोल्ट है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज 6 वोल्ट और 7 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर हर एक रजिस्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V, और V क्या है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एंड, ठीक है, दोनों कनेक्टेड है, किससे, सिर्फ बैटरी से कनेक्टेड है सीधे। तो इसीलिए यहाँ पर हर एक रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो सेम होगा जितना कि बैटरी का। मगर अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये हमने अमीटर का रीडिंग नोट कर लिया, सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर हमने मेजर कर लिया। अब उसके बाद सेकंड स्टेप में यहाँ पर देखिए क्या है, हम क्या करेंगे, ये जो रजिस्टर है ना, ये रजिस्टर है ये, ठीक, उसके बाद फिर ये सेकंड रजिस्टर है, और उसके बाद फिर ये थर्ड रजिस्टर है R1, R2, R3, है ना, L, PS, LM, PQ, ST, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये एक रजिस्टर है ना, इस रजिस्टर के हर एक रजिस्टर का हम करंट नोट करेंगे कि हर एक रजिस्टर से करंट कितना फ्लो हो रहा है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। फिर से सुनिए, हर एक रजिस्टर का, इसको इनलार्ज करके मैं दिखाया हूँ, एनसीईआरटी बुक में भी वैसे दिया। हर एक रजिस्टर का हम क्या नोट करेंगे, हम यहाँ पर नोट करेंगे हर एक रजिस्टर में करंट कितना फ्लो हो रहा है और उस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं क्या पुट कर दूंगा, एक वोल्ट मीटर पुट कर दूंगा, ठीक है, V। और यहाँ पर इस वोल्ट मीटर को मैंने पैरेलल फिट किया, क्योंकि वोल्ट मीटर को हम क्या फिट करते हैं, पैरेलल। तो यहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया अक्रॉस रजिस्टर R1, है ना, इसके टर्मिनल के अक्रॉस में। उसके बाद में यहाँ पर मैंने एक फिट कर दिया अमीटर, ठीक है, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, ये अमीटर को मैंने क्या कर दिया, फिट कर दिया। तो अमीटर को फिट करूंगा तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, अमीटर को फिट करने के बाद में यहाँ पर मुझे मिल गया करंट, है ना। करंट कितना फ्लो हो रहा है अमीटर, मतलब इस रजिस्टर से, यहाँ पर कौन मेरे को बताएगा, अमीटर, कितना एम्पियर का करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है। तो मेरे को रजिस्टर R1 के थ्रू में करंट मिल गया, ठीक है, कितना फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं I1 फ्लो हो रहा है। उसी तरीके से मैंने वोल्ट मीटर को यहाँ से निकाला, यहाँ फिट किया R2 में, अमीटर को यहाँ से निकाला, यहाँ फिट कर दिया। तो यहाँ पर मेरे को वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 मिल जाएगा। उसके बाद में करंट अमीटर से मिल जाएगा कितना फ्लो हो रहा है R2 में। उसी तरीके से मैं R3 में भी क्या कर लूँगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर R3 एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट, मान लेते हैं I3 एम्पियर का, वो मिल जाएगा। तो आप इसको जब एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि करंट जो है, ठीक है, हर एक रजिस्टर में करंट क्या फ्लो हो रहा है, I1, I2, I3, मतलब डिफरेंट करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा, R1 में भी V मिला, मतलब जितना था बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही मिला, R2 में भी V मिला
R3 में भी V मिला, मगर R1 में करंट क्या मिला, I1, R2 में यहाँ से करंट फ्लो होगा, क्या मिलेगा, I2, R3 में करंट क्या मिलेगा, I3। मतलब करंट क्या होते जा रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं। मगर दूसरी बात, जो सम ऑफ करेंट्स थ्रू R1, R2, R3 वो क्या होगा, करंट इन द सर्किट, सर्किट में जितना करंट फ्लो हो रहा है उतना ही करंट का वैल्यू जो होगा वो जब हम सम करेंगे I1, I2 और I3 को तो उतना ही मिलेगा। ठीक है, ठीक है। इस रजिस्टर से इस रजिस्टर से इस रजिस्टर से जो भी करंट फ्लो हो रहा है उस करंट को हम ऐड कर देंगे, उसका सम कर देंगे, तो वो करंट का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू होगा जितना कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। मतलब I जो फ्लो हो रहा है यहाँ से, जो यहाँ पर हमने शुरू में निकाला था करंट, वही करंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको समझ गए होंगे, आई होप। अब उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या चीज़ हमने यहाँ पर एनालाइज किया। ठीक है, पहला तो यहाँ पर हमने एनालाइज किया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, है ना। पहला PD अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मान लो V वोल्ट है। ठीक है, दूसरा करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज डिफरेंट, करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज डिफरेंट, करंट क्या है, डिफरेंट। करंट क्या क्या मिला, तो हमको करंट मिला तो हमको I1, ठीक है, I2 और तीसरा मिला तो हमको लास्ट वाला R3 में से I3। ठीक है, यहाँ पर करंट डिफरेंट हो रहा है मगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो सेम है। ये दो चीज़ यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि टोटल जो करंट है इंटायर सर्किट में दैट इज इक्वल टू सम ऑफ करेंट्स थ्रू रजिस्टर्स, है ना। रजिस्टर्स में I1 प्लस I2 प्लस I3 ये करंट फ्लो हो रहा था, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, सर्किट में जितना करंट था I वो इक्वल होता है करंट जो फ्लो हो रहा है R1 से R2 से R3 से, है ना। उसको अगर करंट को फ्लो हो रहा है उसको सम कर देंगे। R1 से मान लो 2 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ, ठीक है, R1 से मान लो 2 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ, R2 से मान लो 1 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ, और R3 से मान लो फ्लो हुआ 3 एम्पियर का। ठीक है, तो ये जो टोटल करंट होगा वो क्या होगा, I इक्वल टू I1 I2 प्लस I3, 2 प्लस 1 प्लस 3, तो 2 प्लस 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 एम्पियर का। ठीक है, तो 6 एम्पियर का जो करंट होगा वो I1 I2 प्लस I3, और यही करंट 6 एम्पियर किससे फ्लो हो रहा है, सर्किट से भी फ्लो हो रहा है। हमने डायग्राम में देखा, ठीक है, डायग्राम में देखा था। ये जैसे यहाँ पर आपने 1, ये 2 और ये 3, ठीक है, ये जो R1 R2 R3, R1 R2 R3, ठीक है, ये सर्किट से कितना फ्लो हो रहा है, I, यहाँ से कितना फ्लो हो रहा है, I1, यहाँ से I2, यहाँ से I3। ठीक है, सर्किट से कितना फ्लो हो रहा है, I करंट, कितना फ्लो हो रहा है सर्किट से, I करंट, तो यहाँ से भी मैं बना सकता हूँ। ठीक है, सर्किट से कितना फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है, मगर यहाँ पर करंट, ये I जो करंट होगा ये किसके इक्वल होगा, इन तीनों में जो करंट फ्लो हो रहा है I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल। क्लियर है, मान लीजिए इसमें से 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से 1 एम्पियर का, R2 में से R3 में से हो रहा है 3 एम्पियर का, तो टोटल करंट जो सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है वो हो जाएगा 6 एम्पियर। क्लियर है, समझ आया। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास में
ये हमने निकाल लिया ये वैल्यू ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। अब ओम्स लॉ हम फिट करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लीजिए वो कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का वो मान लेते हैं वो आरपी है। आरपी क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू आर आई, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या होता है? आर आई। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना? V। और आर पी क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो कॉम्बिनेशन हमने लगाया था 3 रजिस्टर्स को, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है क्या है? आर पी। तो V इक्वल टू आर आई होता है ना, तो ये आर हो गया और आई करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। तो पूरे सर्किट के लिए क्या हो जाएगा? ये वैल्यू हमको मिल जाएगा किससे? बाय ओम्स लॉ, ये हमको मिल गया। उसके बाद में ये वैल्यू इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब ईच रजिस्टर के ऊपर में ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, ईच रजिस्टर R1 R2 R3। तो बाय ओम्स लॉ है ना, व्हेन वी अप्लाई ऑन ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 I1 हो गया कि नहीं? R1 जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा हुआ है? V। और उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? I1 का। सेकेंड रेजिस्टेंस है, उसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है। मैंने बताया ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस V है। करंट कितना, उसका रेजिस्टेंस कितना है? R2। करंट कितना फ्लो हो रहा है? I2, ठीक है। और उसके बाद में V थर्ड वाले रजिस्टर में हम देखेंगे तो उसका रेजिस्टेंस R3 है और करंट कितना फ्लो हो रहा है? I3, ठीक है। तो यहाँ पर ये बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हमने ये तीनों वैल्यू को निकाल लिया फॉर ईच रजिस्टर, ठीक है। पहले रजिस्टर के लिए, सेकेंड रजिस्टर के लिए, थर्ड रजिस्टर के लिए ये। अब ये जो वैल्यू है यहाँ से I1 का वैल्यू क्या मिल जाएगा? V अपॉन R1। I2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा यहाँ से? V अपॉन R2 यहाँ से मिल जाएगा ना। I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R1 यहाँ से मिल गया, ठीक है। R1 नीचे चला गया। उसके बाद में I2 मिल गया हमारे पास में V अपॉन R2। उसके बाद I3 मिल गया हमारे पास में V अपॉन R3, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है हम इक्वेशन कहाँ पर रखेंगे? 1 में रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, और इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब ये जो इक्वेशन 2 से हम यहाँ पर I का वैल्यू निकाल सकते हैं। I का वैल्यू क्या हो जाएगा? V अपॉन RP हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं I का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ से RP नीचे चला जाएगा। I इक्वल टू V अपॉन RP, ठीक है। इक्वेशन इसको मान लेते हैं 2, ठीक। अब ये देखिए इक्वेशन 1, 2 और 3 से किसका किसका वैल्यू पुट करेंगे? इक्वेशन 1 में I का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से V अपॉन RP। I1 का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से V अपॉन R1। I2 का वैल्यू पुट करेंगे V अपॉन R2 और I3 का वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अगर आपने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए। अब उसके बाद में फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? I के प्लेस में V अपॉन RP। I1 के प्लेस में क्या आ जाएगा? V अपॉन R1। I2 के प्लेस में क्या आ जाएगा? V अपॉन R2। और I3 के प्लेस में आ जाएगा V अपॉन R3, ठीक है। ये वैल्यू आ गया हमारे पास में। अब देखिए दोनों तरफ से क्या निकल जाएगा? कॉमन V। ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं V
ये वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास में कॉमन निकल गया, तो v और v क्या हो जाएगा, कैंसल, ठीक है। v और v क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 1/RP, क्या मिल गया है यहाँ 1/RP इक्वल टू हमारे पास में आया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो ये हो गया जब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कंबाइन करते हैं रजिस्टर्स को, ठीक है। जब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कंबाइन करते हैं रजिस्टर को, तो यहाँ पर फॉर्मूला हमको मिल जाता है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जहाँ पर RP क्या है, ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते हैं रजिस्टर्स को, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कंक्लूजन द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of resistors connected in parallel is equal to the sum of the reciprocals of resistors, okay, connected in parallel, okay। तो ये क्या होगा, जो सम होगा रजिस्टर्स का रेसिप्रोकल का, जो कनेक्टेड है किसमें, पैरेलल में, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में, जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं उसको। अब यहाँ पर ये चीज़ों में अगर हम देखते हैं तो रेजिस्टेंस जो होता है ना, अगर आप यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा जो छोटा से छोटा रेजिस्टेंस होता है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उससे हमेशा क्या होता है, कम होता है हमेशा। मान लीजिए 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, 1 2 3, एक 1 ओम का, एक 2 ओम का और एक 3 ओम का, ठीक है। तो सबसे छोटा रेजिस्टेंस क्या है, 1 ओम। तो अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन तीनों को लगा देते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा कॉम्बिनेशन का, ठीक है, वो हमेशा 1 ओम से कम होगा, ठीक है। मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, हमेशा 1 ओम से कम होगा। तो जो भी स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है ना, जो रजिस्टर को आपने लगाया, उससे हमेशा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा। ये खासियत है किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। आपके घर में जो कॉम्बिनेशन होता है, जो आपके घर में जो कनेक्शन हुआ है सर्किट का, इलेक्ट्रिकल सर्किट का, वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्यों होता है, इसका खासियत क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ क्यों लगाते हैं हम घर में पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होता है, उस कॉम्बिनेशन में अप्लायंसेस को। पहली बात जो होता है वो होता है, अगर एक अप्लायंस खराब हो जाता है या फ्यूज हो जाता है, ठीक है, या स्विच्ड ऑफ हो जाता है, तो अदर अप्लायंस वर्क करते हैं नॉर्मली, ठीक है। पहला, एक अप्लायंस फॉल्ट हो जाता है, उसमें खराबी आ जाती है या स्विच्ड ऑफ हो जाता है, ओके। सो उस कंडीशन में अदर अप्लायंसेस नॉर्मली वर्क करते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण में प्रॉब्लम नहीं होता। बट जो हम सीरीज कॉम्बिनेशन देख रहे थे रजिस्टर का, उसमें क्या होता था, एक अप्लायंस खराब होता था या फ्यूज हो जाता था, तो अदर अप्लायंस भी क्या हो जाते थे, वो वर्क नहीं करते थे। क्यों, क्योंकि सर्किट क्या हो जाता था, ब्रेक हो जाता था, करंट वहाँ तक पहुँचता नहीं था। मगर इसमें ऐसा नहीं होगा। एक अप्लायंस, जैसे यहाँ पर ये 3 रजिस्टर का मैंने लिया, ठीक है, अगर एक अप्लायंस भी यहाँ पर क्या हो गया, ख़राब हो गया, जैसे ये ख़राब हो गया, तो सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा यहाँ से। मगर ये अप्लायंस बंद हुआ, बाकी के यहाँ पर क्या होते जाएगा, करंट तो यहाँ पर आता रहेगा, बाकी के वर्क करेंगे नॉर्मल तरीके से। मगर सीरीज़ में क्या होता था,
सीरीज में होता था, एक अगर खराब हो गया, ठीक है, एक अगर खराब हो गया तो पूरा सर्किट क्या हो जाता था, ब्रेक हो जाता था और करंट फ्लो होना आगे क्या हो जाता था, बंद हो जाता था। मगर यहाँ नहीं, यहाँ पर एक खराब हुआ, बाकी वर्क करेंगे प्रॉपर तरीके से। क्लियर है? ये पहला एडवांटेज है। ओके, इफ वन अप्लायंस गेट्स ऑफ देन अदर अप्लायंसेस वर्क नॉर्मली। ठीक है, दूसरा यहां पर हम देखेंगे स्विच का। ठीक है, स्विच का यहां पर वर्क ऑफ वन अप्लायंस है ना, एक अप्लायंस का हम वर्क देख रहे थे, उसके ऊपर डिपेंड करता है पूरे सर्किट का वर्क। यहाँ पर स्विच, यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था, एक स्विच होता था और एक स्विच से ही ऑन ऑफ करते थे। मगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अलग अलग स्विच होते हैं। ठीक है, हर एक के लिए अलग अलग स्विच, हर एक के लिए अलग अलग स्विच। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके लिए स्विच होता था अलग से, इसके लिए स्विच हो जाएगा अलग से, इसके लिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, हर एक अप्लायंस के लिए अलग अलग स्विच होता है। जैसे यहाँ पर इसको ऑन ऑफ कर दिया तो करंट इधर तो फ्लो हो ही रहा है, इधर भी फ्लो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। ठीक है, तो हर एक के लिए अलग अलग स्विच होता है। एवरी अप्लायंस हैज इट्स ओन स्विच। ओके, सो वी कैन वर्क इंडिपेंडेंटली ईच अप्लायंस। ठीक है, हर एक अप्लायंस के लिए अलग अलग स्विच होता है, इसलिए हम उसको इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकते हैं। बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये तो होता है, बट सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक अप्लायंस के लिए अलग अलग स्विच नहीं होता था, जिसके कारण वहां पर क्या होता था, प्रॉब्लम होता था। क्लियर है? ये स्विच का प्रॉब्लम, तो स्विच का प्रॉब्लम यहां पर नहीं है, हर एक अप्लायंस के लिए अलग अलग स्विच है। तीसरा, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। ठीक, तो वोल्टेज क्या होता था, यहां पर देखिए सारे में वोल्टेज क्या है, V। वोल्टेज क्या है, सेम है। ठीक है, अक्रॉस ईच रजिस्टर R1, R2, R3 तीनों में क्या है, वोल्टेज सेम है। तो वोल्टेज सेम है तो इसमें हर एक अप्लायंस वर्क क्या करता है, प्रॉपरली वर्क करता है। जैसे मेन सप्लाई से जितना वोल्टेज आ रहा है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, तो हर एक अप्लायंस को कितना वोल्ट मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। बट सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था, वोल्टेज क्या हो जाता था, हर एक रजिस्टर का डिफरेंट होता था, जिसके कारण वो वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाता था। ओके, हियर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ईच अप्लायंस गेट्स इट्स सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ द मेन सर्किट। ओके, मेन सर्किट से जितना वोल्टेज आ रहा है मेन सर्किट में, तो उतने ही किस में आता था, किस में आता है, हर एक अप्लायंस में। तो ये इसका खासियत है, जिससे हर एक अप्लायंस अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस उसका मैक्सिमम है, सेम है, तो उसमें क्या आ जाएगा, वो अच्छे से वर्क करेगा। मगर वहाँ पर सीरीज में क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस शेयर हो जाता था। जैसे 220 वोल्ट है ना, तो 220 वोल्ट डिवाइड हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। किसी को 100 वोल्ट मिला, किसी को 50 वोल्ट मिला, किसी को 10 वोल्ट मिला। तो वैसे जितने भी ऑपरेटर्स होंगे सब में डिफरेंट वोल्टेज होगा, जिससे हर एक अप्लायंस, जैसे एक बात करो एग्जांपल का, एक हीटर ले लिया और एक आपने बल्ब ले लिया, तो वो हीटर वहाँ पर नॉर्मल अच्छे से वर्क नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये हो गया वोल्टेज का प्रॉब्लम, इसमें नहीं होता, इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में। फोर्थ, यहाँ पर हम देखते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है यहाँ पर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आप देखें रेसिप्रोकल होता है ना, तो रेसिप्रोकल होता है 1/RP हमने निकाला था, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आप देखेंगे, निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो जितना भी रेजिस्टेंस है, ठीक है, मान लीजिए एक सबसे छोटा रेजिस्टेंस है 1 ओम का, ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा 1 ओम से क्या आएगा, कम आएगा।
मान लो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है 5 ओम का, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे हमेशा क्या आएगा, 5 ओम से कम आएगा। मतलब टोटल सर्किट में जो रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। मगर सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता था, रेजिस्टेंस हाई हो जाता था। ठीक है, सारे रेजिस्टेंस ऐड हो जाते थे जिसके वजह से रेजिस्टेंस हाई हो जाता था, जिसके वजह से रेजिस्टेंस हाई होने के कारण में जो अप्लायंस है वो नॉर्मल अच्छे से वर्क नहीं करते थे, ज़्यादा करंट वहाँ पर उनको अवेलेबल नहीं हो पाता था, क्योंकि ओम्स लॉ से हमको पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, RI होता है। रेजिस्टेंस अगर हाई होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट का वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं होता था। अब रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं, वो रिड्यूस हो जाता है पूरे सर्किट में। तो यहाँ पर फोर्थ ये, पांचवा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम होगा, ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जिससे हाई वोल्टेज हाई पावर वाले जो अप्लायंसेस है, ठीक है, पावर रेटिंग जिसका हाई है, जैसे हीटर हो गया, गीज़र हो गया, AC हो गया, तो ये अच्छे से फंक्शन करते हैं क्योंकि वहाँ पर करंट इनको सफिशिएंट क्या होता है, प्रोवाइड होता है, क्योंकि वहाँ पर जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस जो मिल रहा है उनको, जो सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस है जो मेन सोर्स से आ रहा है, जैसे 220 वोल्ट आ रहा है तो हर एक को कितना वोल्टेज मिलेगा, 220 वोल्ट, और वहाँ पर करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये सारे चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। बट सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं था, उसमें क्या मिलता था, वोल्टेज डिफरेंट होता था, तो हर एक अप्लायंस जो है वो नॉर्मल तरीके से वर्क नहीं करता था। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।